myself CM Dikshit, and now I am going to discuss about zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स में, पढ़ रहे थे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन पढ़ लिया था हमने, रेट लॉ एक्सप्रेशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, क्या होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। ये ऐसी रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो लिख लेते हैं यहाँ पे द रिएक्शन, इसकी डिफाइन कर लेते हैं इसको, द रिएक्शंस इन विच concentration of any reactant do not determine the rate of reaction called as zero order रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं गाइज। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने एक ले लिया रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इसके लिए रेट लॉ क्या लिखेंगे हम, ये जो रेट लॉ होगा, रेट का इक्वेशन क्या होगा, K और A टू द पावर 0, A की पावर 0 हो जाएगी यहाँ पे। A की पावर 0 का मतलब 1, 0 इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो A का जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं करता रेट। तो अगर मैं इसकी यूनिट निकालूँ, यहाँ पे K की यूनिट निकालना अगर मैं चाहता हूँ तो कैसे निकालूंगा मैं, तो पहले क्या करूँगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी देखो, तो बचेगा क्या हमारा, रेट इज इक्वल टू दी K, मीन्स फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू दी रेट कांस्टेंट। जो रेट होता है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। अब इसकी यूनिट निकालते हैं, जरा यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ K की यूनिट देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे रेट की यूनिट क्या होती है गाइस, K इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, रेट, और रेट क्या होता है, DC मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, तो उसकी हम लिख देते हैं मोल लीटर इनवर्स, टाइम की होती है सेकेंड, तो क्या हो जाएगी हमारी यूनिट, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये यूनिट हो जाएगी फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए यूनिट हो जाएगी। अब हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में इसके बात कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स इसमें आते हैं। तो पहला एग्जांपल इसका ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन जब क्लोरीन गैस से करवाते हैं हम, तो यहाँ पे HNU की प्रेजेंस में, HNU मीन्स फोटोकेमिकल रिएक्शन है ये, तो HNU मीन्स लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो यहाँ पे 2HCl वो भी गैस फॉर्म में बनता है। सेकंड एग्जांपल है, और एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे कि HI 2HI का जब ब्रेकडाउन होता है गोल्ड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयोडाइड का ब्रेकडाउन करवाते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे लिख दिया। तो किस में बनता है ये, H2 प्लस का I2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी गैसियस फॉर्म में होते हैं, सब गैस फॉर्म में है ये, ओके। और एग्जांपल्स हैं इसके, तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं एक, जैसे अमोनिया। तो अमोनिया जो होती है, अमोनिया टूटती है किसमें, N2 प्लस का 3H2 में टूटता है। इसको अगर हम ये 2 कर दें तो
2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, ठीक है, बैलेंस हो गई रिएक्शन। और भी इसका एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। तो आपने एडजॉर्प्शन देखा होगा। एडजॉर्प्शन का मतलब होता है जब किसी सरफेस से कोई गैस के मॉलिक्यूल्स चिपक जाते हैं तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन ऑफ gases on the metal surface। मेटल की सरफेस पे गैस का एडजॉर्ब हो जाना, ये भी एक प्रकार का जीरो ऑर्डर रिएक्शन को परफॉर्म करता है, ये बताता है। एंड लास्ट एग्जांपल इसका है, कुछ जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, मतलब कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एंजाइम्स की हेल्प से जो होती हैं, एंजाइम अगर ना होगा तो वो रिएक्शन नहीं होगी, उनको भी हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसीडर करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। कुछ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस होती हैं जो कि जीरो ऑर्डर में आती हैं। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके रेट लॉ के बारे में। तो रेट लॉ के बारे में पढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। ओके, ओके, तो देखते हैं अब डिफरेंशियल ए, क्या देखते हैं इसका, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कैसे देखते हैं इसकी, तो एक हमने लिया रिएक्टेंट, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, एक रिएक्टेंट लिया ए जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब एट टाइम टी, एट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था तो ए का कंसंट्रेशन ए था, स्मॉल ए, इसका कंसंट्रेशन 0 था। जब टाइम 0 होगा तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं होगा। अब जब टाइम हमने कर दिया एट टी इज इक्वल टू टी सेकेंड, हमने टी सेकेंड टाइम ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये मान लिया कि x बना है, तो a बचेगा कितना, a बच जाएगा a माइनस एक्स रिमेनिंग रहेगा, और a में से x जो पार्ट है, x पार्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो इसके लिए अगर हम रेट लिखते हैं तो डिफरेंशियल रेट कैसे निकालेंगे हम, हमें क्या होता है माइनस का डी ए अपॉन में डी टी, दिस इज डिफरेंशियल रेट। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते थे, सॉरी रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या करते थे, हम इसका रेट निकालते थे k और a टू द पावर 0। अब a टू द पावर 0 है यहाँ पे, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा, मतलब कि ये जो है हमारा 1 हो जाएगा क्योंकि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको हम जरा सही से लिख देते हैं, माइनस डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू दी के, ये हो जाएगा। अब डी ए क्या है यहाँ पे, डी ए इज द क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ए का, ठीक है, कि डी ए जो है यहाँ पे डी ए, वो ये उस कंसंट्रेशन को बताता है कि कितना कंसंट्रेशन इसका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, और जो कि एक्स है। अगर ऐसे नहीं पता है तो हम ऐसे निकाल लेंगे कि ए का जो इनिशियल, ए का फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो गया, ए का फाइनल कंसंट्रेशन हो गया ए माइनस का एक्स, और जब चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो फाइनल क्या हो गया ए माइनस एक्स, इनिशियल क्या था ए था, तो माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन क्या बचेगा, ये माइनस और प्लस का कट जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स आएगा ये, तो डी ए की जगह पे हम माइनस एक्स यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस और माइनस एक्स अपॉन में डी टी की जगह हमने टाइम ले लिया टी, टाइम हमें बता रखा है t माइनस 0 इज इक्वल टू टी ले लेंगे, t माइनस 0 इज इक्वल टू दी के, ये आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा x अपॉन में t इज इक्वल टू के, और ये भी लिख सकते हो आप x इज इक्वल टू के इंटू टी। दिस इज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन।
जब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में निकाला तो ये इक्वेशन निकल के आती है। अच्छा, अब इसके लिए अगर हम ये इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अच्छा, अब आगे निकालते हैं हम इसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इसके ग्राफ के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालते हैं। डिफरेंशियल निकाल चुके हैं, अब इंटीग्रेटेड इसको निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? फिर से यहाँ पे एक हम रिएक्शन लेते हैं ए, जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट, रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले दोनों रेट को लिखना पड़ेगा। मतलब कि एक डिफरेंशियल रेट होता है, डिफरेंशियल रेट क्या होता है, डिफरेंशियल रेट होता है माइनस का डी ए, इस इक्वेशन के लिए माइनस डी ए अपॉन में डी टी। और दूसरा क्या है, रेट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो रेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, के ए टू द पावर 0। तो ये दो रेट है। अब इन दोनों रेट को हम इक्वेट कर देंगे, तो दोनों रेट को इक्वेट कर देंगे, इक्वलाइज बोथ दी रेट्स, दोनों रेट्स को इक्वल कर देंगे। माइनस का डी ए अपॉन में डी टी इज इक्वल टू द के ए टू द पावर 0, और ए टू द पावर 0 किसी की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, 1 होता है यहाँ पे, तो इसको लिख देते हैं 1। अब यहाँ पे क्या बचेगा, डी टी को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का डी ए इक्वल टू द के इंटू डी टी बचेगा यहाँ पे। अब इस इक्वेशन को हम, जो ये आया, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट विद लिमिट्स के साथ में हम लिमिट्स को लेकर के इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेट, इसको माइनस का इंटीग्रेशन ले लिया हमने डी ए, और इसकी लिमिट क्या लेंगे, दिस इज कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन से लेंगे फाइनल कंसंट्रेशन तक, मतलब टाइम टी तक, 80 टाइम टी पे कंसंट्रेशन है। ए नॉट इज द कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब टी बराबर 0 होगा जब, और इक्वल टू के कांस्टेंट है, के को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, टाइम की लिमिट लेते हैं 0 से टी तक, और यहाँ पे डी टी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कुछ आएगा, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये आएगा, माइनस तो बाहर ले लिया हमने, लिमिट को अभी यहाँ पे नोट कर लिया, ए नॉट और ए टी, डी ए का इंटीग्रेशन ए आएगा, डी ए का इंटीग्रेशन ए आता है, ठीक है, कंसंट्रेशन। और इधर भी देखते हैं तो के बाहर था, के एज इट इज आएगा, वैसे लिख देंगे हम। लिमिट्स भी लिख देंगे, अभी लिमिट्स को हमने ओपन नहीं किया है तो लिमिट्स भी लिख देंगे, और डी टी का इंटीग्रेशन टी आएगा, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी ले लेंगे, सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो आगे कैसे बढ़ाएंगे कि जो यहाँ पे लिमिट्स दिए हैं, लिमिट्स को पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिमिट्स को पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में ले लेते हैं ए टी माइनस में ए नॉट इक्वल टू, माइनस पहले था, एक नेगेटिव पहले था, ए टी माइनस ए नॉट आ जाएगा, इक्वल टू के, और लिमिट्स को ले लेते हैं टी माइनस का 0 इधर आ जाएगा, ठीक है, प्लस सी। तो इसको अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस वाला था, ये प्लस में हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए टी, ए नॉट माइनस ए टी, और इधर आ जाएगा के टी प्लस का सी, के टी प्लस सी, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करते हैं, इसमें अगर हम क्या ले लें, एट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 होता था तब क्या होता था, जब टाइम 0 था तो जो ए टी था वो ए नॉट के बराबर होगा। जो टाइम टी है, जब टाइम 0 ही है तो टाइम जो ए टी होगा ना वो टाइम 0 पर ही होगा, मीन्स उसका इनिशियल कंसंट्रेशन ही होगा, अभी उसमें कोई चेंज ही नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पे ए नॉट माइनस का ए टी की जगह पर भी ए नॉट लिख देंगे, इधर आएगा के इंटू 0 प्लस का सी,
तो ए नॉट माइनस ए नॉट इज इक्वल टू 0 और k इंटू दिस 0 प्लस का c, सो c इज इक्वल टू दी 0, तो c की वैल्यू आ गई 0। अब c की वैल्यू हम पुट कर देंगे वहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो तो क्या आएगा, a नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू दी के टी। ये इक्वेशन आ गई आपकी, ये इक्वेशन आपकी आ गई इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ए टी नेगेटिव में है, ए टी को उधर लेके जाएंगे तो ए टी अकेला बचेगा, और के टी प्लस में है, इसको इधर लेके आएंगे तो ए नॉट माइनस का के टी हो जाएगा इक्वल टू ए नॉट माइनस का के टी। ये इक्वेशन हमने इसलिए मॉडिफाई किया क्योंकि ग्राफ बनाने में आगे हेल्प करेगी, तो दोनों है एक ही, बस हमने इधर उधर लिख दिया उसको। तो फाइनली ये आ गई आपकी रेट लॉ इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन के लिए हम हाफ लाइफ के लिए बात करते हैं, कंडीशन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होगी, तो हाफ लाइफ का मतलब होता है कि वो टाइम जितने टाइम में उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आधा हो जाए, या फिर ऐसे कर सकते हो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ पार्ट कंज्यूम हो जाए। द टाइम at which a naught upon में 2 a naught by 2 amount consumed। a naught by 2 का मतलब क्या हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा कंज्यूम हो गया, तो क्या हो जाएगा, टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम दे रखा है t हाफ t 1/2 दिया है, और t 1/2 पे जो 80 हो जाएगा, 80 मतलब t पे जो कंसंट्रेशन होता है 80, वो कितना हो जाएगा, a नॉट के a नॉट अपॉन में 2, a नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको रख देते हैं यहाँ पे, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर में पुट कर देते हैं, इसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो a नॉट ही था, माइनस 80 की जगह हम क्या करेंगे, a नॉट बाई 2, 80 की जगह a नॉट बाई 2 कर दिया हमने, ठीक है। और इधर था k और टाइम की जगह 1/2 कर दिया, तो 1 माइनस 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा, a नॉट अपॉन में 2 बचेगा, प्लस में यहाँ पे एक्टिव मास लगा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये कंसंट्रेशन का वो सिंबल है, मोल मतलब एक्टिव मास जो होता है मोल पर लीटर कंसंट्रेशन में होता है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आएगा, k इंटू टी 1/2 ये आ जाएगा, और t 1/2 को उधर रखते हैं, k को उधर लेके आते हैं, तो क्या आएगा, t 1/2 इज इक्वल टू दी a नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2k, ये आएगा। तो t हाफ निकल के आ गया हमारा, t हाफ a नॉट अपॉन में 2k, ठीक है, ये आ गया हाफ लाइफ, किसके लिए, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ आ गई। अब इसकी हम बात करते हैं कि पूरी मतलब कि एक होल रिएक्शन, ये पूरी रिएक्शन कंप्लीट कब हो जाएगी, जब टोटल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मिटाते हैं इसको हम, देखो फॉर completion ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो होगा क्या, देखो जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो जो सारा का सारा जो रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब बचेगा क्या, अब जो है 80 पे जो कंसंट्रेशन बच रहा था वो 0 बचेगा, वो कंसंट्रेशन बचेगा ही नहीं बचेगा, तो और कब, एट t
एट टाइम इज इक्वल टू टी। टाइम टी जो है वो एंड है, मतलब कि 100% यहाँ पे लिख सकते हैं 100% टाइम जब पूरी रिएक्शन हो जाएगी, सारी रिएक्शन हो जाएगी तो क्या निकालेंगे, इसको भी यहाँ पे पुट कर देते हैं हम इस इक्वेशन में। तो ए नॉट तो ए नॉट ही था और माइनस एटी जो है वो 0 बचेगा, मतलब एटी क्या है, अब कुछ नहीं बचेगा एट टाइम टी पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचेगा ही नहीं, तो एटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और के टी के इंटू टी और टी था 100%, तो क्या आएगा ए नॉट अपॉन में के, और ए नॉट को हम एक्टिव मास लगा देते हैं, मोलर कंसंट्रेशन है, इक्वल टू दी टी 100%, तो ये आ जाएगा। देखो अब टी हाफ क्या था वहाँ पे, ए नॉट अपॉन में के था, ए नॉट अपॉन में 2 के था, और मतलब हाफ, ये बोल सकते हो कि जो टी हाफ है वो इसका हाफ है, वहाँ पर देखो इसका हाफ है, क्या था टी हाफ 1/2 इज इक्वल टू ए का कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में 2 के। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ कि टी 100% जो होता है इसका हाफ किसके बराबर होता है, टी 1/2 के, या फिर टी 50%, ये चीज़ होती है। ठीक है, ये चीज़, और ये चीज़ प्रूव भी कर दिया हमने, देखो इस दोनों के फॉर्मूले से आपको साफ साफ लग रहा है ये। अब इन सब के लिए ग्राफ की बात करेंगे हम, तो ग्राफ की बात करते हैं। तो हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कितने ग्राफ हमें याद करने पड़ेंगे, कितने ग्राफ हमें बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहला ग्राफ है रेट और कंसंट्रेशन के बीच में। रेट और कंसंट्रेशन के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, तो हमने आपको बताया कि रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो स्टेट टाइम मतलब इसका इंडिपेंडेंट ग्राफ बनेगा। तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, ये हमने ले लिया वाई एक्सिस पे ले लिया हमने रेट, और एक्स एक्सिस पे ले लिया कंसंट्रेशन। तो रेट और कंसंट्रेशन के बीच अगर हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ये रेट जो है कांस्टेंट रेट रहेगा, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंडिपेंडेंट ग्राफ बनेगा किस पे, कंसंट्रेशन पे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड पे क्या बनेगा, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमने निकाली थी x इज इक्वल टू के टी। तो x इज इक्वल टू के टी के बीच में ग्राफ बनाते हैं गाइस, तो क्या बनेगा, ये देखो x इज इक्वल टू के टी, आपको लीनियर इक्वेशन पता होगी, यहाँ पे दिया है x इज इक्वल टू दी के इंटू टी, तो y इज इक्वल टू दी एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे प्लस में 0 दे रखा है, c इज द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ओरिजिन से कितना ऊपर है या नीचे है। अगर इंटरसेप्ट पॉजिटिव में है तो ओरिजिन से प्लस एक्सिस पे जाएगा, अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो ओरिजिन से नेगेटिव एक्सिस पे जाता है पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, यहाँ पर भी देखो x की पावर 1 है, t की पावर 1 है, तो किसके बीच में करेंगे, x और t के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं हम, तो दोनों की पावर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, सीधी लाइन ग्राफ बनेगी। ठीक है, और वो भी कहाँ से जाएगा, 0 से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे c की वैल्यू 0 है, तो ग्राफ जो है स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा इसका। एंड थर्ड आते हैं हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ए टी इज इक्वल टू दी ए नॉट माइनस का के टी। अब इसमें हम लीनियर इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगी, यहाँ पे y इज इक्वल टू दी माइनस एम एक्स और यहाँ पे c। देखो तो एम एक्स, जो m है, m होता है स्लोप, जो स्लोप होता है, स्लोप क्या m है, और m स्लोप किस में है, माइनस के नेगेटिव में स्लोप यहाँ पे दे रखा है, और c इज द इंटरसेप्ट, जो c होता है वो इंटरसेप्ट है, c दे रखा है a नॉट प्लस में दे रखा है, c इंटरसेप्ट है प्लस में दे रखा है, मतलब जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि c की वैल्यू अगर कुछ ना कुछ दे रखी होती है तो ग्राफ कभी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। अब कहाँ से स्टार्ट होगा, तो y एक्सिस पे हमने लिया है यहाँ पे a t लिया है y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे ले लिया हमने t। ठीक है,
तो 80 और t के बीच में ग्राफ बनेगा तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि दोनों की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, दोनों की पावर 1 है, बनेगा लीनियर ग्राफ। लेकिन अब स्टार्ट कहाँ से करें, नीचे से करें या ऊपर से करें? तो ग्राफ हम देखो c की वैल्यू है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में यहाँ पे हमने कुछ ले लिया, वैल्यू ये दे रखी है, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट होगा। अब लीनियर बनेगा तो नीचे की तरफ बनेगा या ऊपर की तरफ बनेगा? इस बात को कौन बताता है? स्लोप। स्लोप हमारा है नेगेटिव, स्लोप है नेगेटिव में, स्लोप नेगेटिव में है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ जो ग्राफ जाता है वो नेगेटिव स्लोप को बताता है, ठीक है? तो ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, ठीक है? इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अच्छा, नेक्स्ट अगला देखते हैं, ये वाला हाफ लाइफ का ग्राफ कैसे बनेगा? अच्छा, यहाँ पे एक और बात बता दें, 0 से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा? ये जो वैल्यू, ये पॉइंट है, ये A0 को बताती है, क्योंकि C इक्वल टू A0 है ना, इंटरसेप्ट, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पर होगा, इतना होगा उसका इनिशियल कंसंट्रेशन। अच्छा, तो अब हाफ लाइफ को देखते हैं। हाफ लाइफ में इसके बीच में भी ग्राफ बनाते हैं, तो T1/2 इज इक्वल टू A0/2K। तो यहाँ पे क्या है? y इज इक्वल टू दी mx, यहाँ पर भी लग जाएगा। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2K, 1/2K इज इक्वल टू दी स्लोप। तो स्लोप यहाँ पे क्या आ रहा है? स्लोप जो है वो 1/2K आ रहा है, 1/2K स्लोप आ रहा है। तो क्या इसका भी ग्राफ स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे C की वैल्यू 0 है, तो इसका भी ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे किसके बीच में बनेगा? लेकिन ये बनेगा तुम्हारा T1/2 और A0 के बीच में, ठीक है? T हाफ और A0 के बीच में ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप जो है वो हो जाएगा 1/2K। यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप दे रखा है -K, यहाँ पे स्लोप क्या होगा? K, ठीक है? तो और हाँ, तो ये कुछ ग्राफ्स थे जो कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताए हैं। अब ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और आपको आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने बीच में ग्राफ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बीच में अगर बनाते तो वहाँ पे थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती, समझ नहीं पाते अच्छे से, तो हमने सारे ग्राफ एक ही पास में बना दिए। ओके, थैंक यू।